इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन उनकी जल्दबाजी में लिया गया फैसला जो होता है खुद उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका हंसता खेला परिवार तक तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि 4 दोस्त होते हैं, चारों दोस्तों के बीच एक व्यक्ति जो होता है एक ऐसा अहम फैसला ले लेता है जिसकी वजह से एक दोस्त इस दुनिया को छोड़कर निर्मम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने पुलिस द्वारा सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन तक नहीं हो पाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि इससे काफ़ी लोग सतर्क रह सकें, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक पंजाब प्रदेश, और उसी का जालंधर जाना माना शहर पड़ता है, और उसी में फिल्लौर एक कस्बा लगता है, और उसी का शाहपुर गाँव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले हरबंस लाल होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है, उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है हनी, जिसकी उम्र लगभग अभी नाबालिग अवस्था में होती है। लेकिन हरबंस लाल इधर जो होते हैं अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए फिल्लौर कस्बे में ही फ्लाईओवर पड़ता है, उसी के नीचे उनका खुद का एक छोटा मोटा पंचर का दुकान होता है, जिसकी वजह से हरबंस लाल के पारिवारिक जो खर्चा होता है उसी से ठीक ठाक बेहतर तरीके ढंग से और चल पाता था। लेकिन उनका जो अपना बड़ा बेटा होता हनी, वहीं पास ही एक कॉलेज होता, उसी में जाकर अपने कुछ गाँव के लड़कों के साथ अब पढ़ाई करता था। उसकी पढ़ाई ठीक ठाक थी, जिसकी वजह से हरबंस लाल अपने बेटे से काफ़ी खुश थे। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 8 जुलाई अब साल 2017 का है। शाम का वही लगभग 8 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। हरबंस लाल इधर देखते हैं अपने बड़े बेटे को, अपने ही सामने हनी को कहने लग जाते हैं कि बेटा एक बार जाओ अपने उसी पुरानी हवेली पर जो पशु हैं उनको चारा काट के अपने हाथों से खिलाकर चले आओ, क्योंकि वह जो पशु हैं काफ़ी घंटे हो गए वह चारा निवाला नहीं बनाए, हो सकता है वह भूखे। यह बात हनी सुनता है, अपने पिता की बात मान लेता है और तुरंत ही अब निकल जाता है। लेकिन आधे घंटे का वक्त बीत जाता है तो हनी लौट के नहीं आता। हरबंस लाल सोचने लग जाते हैं कि आखिर पहले तो 10-15 मिनट के अंदर आ जाता था, अभी तक लौट के क्यों नहीं आया। तो अपने छोटे बेटे को वहीं भेज देते, बेटा जाकर देखो कहाँ रह गया। अब छोटा बेटा जो होता है अपने पिता की बात मानता, वह भी चल पड़ता है। लेकिन हरबंस लाल जैसे ही अपने काम से फुर्सत पाते हैं कुछ मिनट के अंदर सोच बैठते हैं चला जाए देखे क्या कर रहा हमारा बेटा है। और तुरंत जो होता है अपना सारा काम धाम छोड़कर हरबंस लाल उसी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ चढ़ते हैं। पशुओं को देखते हैं वह अपने खाने में मस्त में है। देखते हैं चारा तो काट कर डाला गया है, आखिर चारा काट कर डाल कर हनी कहाँ चला गया। आवाज़ लगाते हैं कई जगह पर, लेकिन आवाज़ के बारे में कोई रिस्पॉन्स जो होता है उनके कान तक नहीं पहुँचता। सोचने लग जाते हैं हरबंस कि आखिर कहाँ चला गया। आस पड़ोस जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी हनी के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता। और इसकी जो खबर होता है हरबंस लाल के अपने जितने भी पड़ोसी होते हैं उनको भी लग जाता है कि आखिर हनी जो होता है बिना बताए कहीं चला गया है। और 10 बजे के आसपास टाइम हो जाता है, तो इसी वजह से हरबंस लाल भी परेशान हो जाते हैं। उनके पड़ोसी भी थोड़े बहुत चिंता में हो जाते हैं, इसीलिए हितकारी जो होते हैं हरबंस लाल के साथ आते हैं और उनके साथ मिलकर उनकी बेटी की जो तलाशी होता है पूरे गांव में कराते हैं।
यहाँ तक कि अपने जितने बगीचे उसमें भी कराते हैं। लेकिन तलाशी करते करते रात का लगभग 1 बजे का आसपास टाइम हो जाता है, लेकिन तब भी उनके बेटे का कुछ अता पता अब नहीं चलता। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है, उसी बीच इसकी जो जानकारी होता है, हनी के अपने 2 करीबी दोस्त होते हैं, राजन और रमेश। जैसे ही दोनों को खबर लगता है, वह भी बिना टाइम गंवाए हरबंस लाल के पास पहुंचते हैं और अपने दोस्त हनी के बारे में पूछताछ करते हैं। और उसी वक्त जो होता है वह तलाशी करना अब शुरू भी कर देते हैं। तलाशी करते करते घंटे का वक्त निकल जाता है। तभी जैसे कुछ घंटे बीतता है तो उन्हीं के गांव के रहने वाले ओमकार सिंह होते हैं, अपने ही खेत में मौके पर सिंचाई कर रहे होते हैं। तभी एक धूप सा होता है, उसी धूप पे देखते हैं जो नहर होता है उन्हीं के साइड उनका खेत होता है। तो उसी पर देखते हैं किसी व्यक्ति का एक कान है जो शरीर से अलग है, यानी कि कटा हुआ है, पूरी तरह से खून से लथपथ है। वह चौंक जाते हैं, बड़े ध्यान से लगते हैं। उनको यकीन हो जाता है कि यह मनुष्य के ही कान है। जैसे वह सोच में पड़ते हैं, तभी वहाँ पर हरबंस लाल और इधर रमेश और साथ में राजन वहाँ पहुँच जाते हैं हनी को तलाशी करते करते। ओमकार सिंह जो होता है इशारा करते हैं, हरबंस इशारा को समझते हैं, अपनी नज़र वहाँ नीचे कर लेते हैं, कान को देखते हैं, बड़े ध्यान से लगते हैं। उनकी आंखें कुछ झुक सा जाती हैं। उधर राजन जो होता है इर्द गिर्द जो होता है जांच पड़ताल करने लग जाता है। तभी कुछ दूर पर एक चप्पल पड़ा होता है, एक जोड़ी होता है, दोनों साथ ही रखे होते हैं। राजन तुरंत चीख पड़ता है कि यहाँ पर एक चक्कर पड़ा हुआ है। हरबंस लाल यह बात सुनते हुए भी दौड़ते दौड़ते जाते हैं और चप्पल के करीब जैसे खड़े होते हैं, उनकी आंखें चौधिया से जाती हैं, क्योंकि चप्पल को देखकर वह पहचान लेते हैं जो चप्पल है या तो हमारे बेटे हनी का है। हरबंस जो होते हैं उस समय सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर या तो चप्पल हमारे बेटे हनी का जब है, क्योंकि यह चप्पल हमने ठीक कुछ दिन पहले अपने बेटे हनी के लिए नया लाकर खरीद के दिया था। वहाँ पर खड़े ओमकार सिंह भी होते हैं और साथ में रमेश होता है, राजन भी होते हैं। सभी लोग काफ़ी चिंता में हो जाते हैं। तभी ओमकार की जो नज़र होता है, जो खान के द्वारा जो ब्लड निकले हुए थे, उसी के निशान जो होते हैं आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रहे होते हैं और राजन और ओमकार उस निशान पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी निशान का जो लास्ट बूथ होता है वह नहर के आखिरी छोर पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो गांव के कुछ सदस्य भी मौके पर अब पहुंच जाते हुए सोचने लग जाते कि हो सकता है हत्या करने वाली जो व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को हत्या इस जगह किया गया हो और उस व्यक्ति की बॉडी को ले जाकर उस नहर में डंप कर दिया गया हो। तभी व्यक्ति के मन में कुछ आशंकाएं हो जाती हैं और उसी वक्त जो होता है उसी में से एक व्यक्ति जो होता है तुरंत ही गोताखोर के लिए निकल जाता है और कुछ व्यक्ति और होते हैं अपने नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना देने के लिए अब निकल जाते हैं। लेकिन राजन और रमेश जो होते हैं दोस्ती का फर्ज निभाते हुए हनी के लिए उस नहर में छलांग लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतता है तो पिल्हौर थाना के थाना प्रभारी राजीव सिंह वहां पहुंचते हैं, अपनी टीम को और साथ में गोताखोर को लेकर पहुंचते हैं। गोताखोर जो होते हैं वह भी उसी नहर में छलांग लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतता है तो हरबंस लाल होते हैं वहीं खड़े होते हैं। उन्हीं के सामने गोताखोर डेड बॉडी को अपने हाथ में लेकर जैसे ही बाहर किनारे पर पहुंचते हैं, हरबंस लाल देखते हैं तुरंत ही वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते, क्योंकि वह जो डेड बॉडी मिला हुआ था नहर में वह उनके अपने बेटे प्यारे लाल हनी का होता है। चीख चिल्लाने की जो आवाज़ होती है काफ़ी लोगों के कानों में गूंज जाती है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि यह हनी है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से जहां पर कान मिला हुआ था उस जगह के फोरेंसिक टीम से ही साक्ष्य जुटवाती है, मिट्टी को अपने कब्जे में लेती है, कान को भी अपने कब्जे में लेती है, डेड बॉडी का अच्छे तरीके से वही निरीक्षण करना शुरू कर देती है। देखती है कि इधर जो दाहिना कान होता है, दाहिना कान हनी का तो है नहीं। पुलिस को यकीन हो जाता है जो कान है या हनी का है। अब गर्दन पर देखा जाता है काफ़ी गहरे गहरे घाव होते हैं, किसी नुकीले तेजधार हथियार के होते हैं। पुलिस समझ जाती है कि हत्यारा चाहे जो भी होगा
अपनी दुश्मनी काफ़ी तेज-तर्रार तरीके से अब निकाला है। पुलिस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर लेती है और अपने ही तरीके से इस चीज़ की जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए जैसे लगते ही इसकी अपने हिसाब से राय मशवरा लोगों से ले लेती है और उस बॉडी का पंचनामा भरकर अपने ही नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की टीम हनी की बॉडी को भिजवा देती है। और हरबंस लाल के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा अब दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इसकी खबर जो होता है अब जैसे ही शाहपुर गांव में पहुंचता है तो गांव के जो इधर हरबंस लाल के जाने माने हितकारी होते हैं हरबंस लाल के साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ उसमें दुकानदार होते हैं अपने दुकान तक बंद कर देते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। थाना प्रभारी राजीव सिंह खबर पाते वह भी इसकी सूचना जब बड़े अधिकारी को देते हैं ये सच्चो तक आ जाते हैं। काफ़ी लोगों को समझा बुझाकर सत्तावना देकर ये अपराधी चाहे जहाँ भी छिपा होगा चाहे जो होगा उसको जल्द से जल्द पुलिस अपनी हिरासत में लेगी। वह लोग भी समझ जाते हैं और इस धरना को स्थगित कर देते हैं। अब पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए इसकी जो सूचना होता है बड़े अधिकारी को देकर मीटिंग के तहत एक टीम गठित करती है और इस केस को सुलझाने के लिए अब लग जाती है। पुलिस की जो टीम होती है इधर सबसे पहले पूछताछ करने के लिए अब हनी के जितने अपने करीबी दोस्त होते हैं पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है। लेकिन जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने कुछ दोस्तों के विरुद्ध रंजिश निकल के आ जाता है कि पता चलता है पुलिस को कि रमेश और साथ में हनी के बीच घटना से मात्र 24 घंटे के अंदर एक बार काफ़ी जोर तर्रार से झगड़े तकरार हुए थे। पुलिस का जो शंका होता है वह शंका जाकर इसी जोर तकरार पर अब टिक जाते हैं कि हो ना हो राजर के अंदर जो होता है कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी अब बैठी हुई है। पुलिस की टीम वहीं पर खड़े यानी कि घर पर पुलिस की एक कांस्टेबल पहुंच जाते हैं। वहीं पूछताछ जब शुरू कर देते हैं घर पर हरबंस लाल से कहने लग जाते कि साहब जब हम अपने बेटे की तलाशी कर रहे होते उसी वक्त रमेश और राजन भी हमारे बेटे की तलाशी कर रहे होते हैं। लेकिन रमेश होता है इधर कई बार हमारे बेटे हनी के मोबाइल नंबर पर कॉल किया था। पुलिस को जैसे इतनी सी सुराग अब मिलती है शंका होने लग जाता कि बस करो इसमें रमेश का कुछ ना कुछ हाथ है। अब इसीलिए हरबंस से ही रमेश का मोबाइल नंबर लिया जाता है और जब मोबाइल नंबर लिया जाता है और साथ में हनी का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि हनी के मोबाइल नंबर पर एक लास्ट कॉल किया गया था। वह नंबर जो होता है करने वाला जो अनजान नंबर होता है उसका एक अपना करीबी गाँव का दोस्त होता है और रमेश ही। लेकिन पुलिस जब रमेश के मोबाइल नंबर को देखती है तो उस मोबाइल नंबर पर 4 अनजान नंबर दिखाई देते हैं जो घटना के लगभग 24 घंटे के अंदर कई बार बात किए गए होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर उसके कौन कौन अपने करीबी है। कुछ मुखबिर के द्वारा पता किया जाता है और पुलिस को जैसे ही पता चलता है तो बिना टाइम गंवाए इधर रमेश और साथ में राजन और साथ में 4 अनजान नंबरों वाले व्यक्तियों को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले जाने के बजाय उनको अलग ले जाकर तौर तरीके से पूछताछ करती है। लेकिन राजन और रमेश जो होते हैं कोई ऐसे सातिर मुजरिम थे नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर अब टिक सके। लेकिन रमेश और राजन जैसे पुलिस को देखते हैं तुरंत ही टूट जाते हैं और इधर अपने यार और करीबी दोस्त हनी के बारे में हत्या का राज की पूरी एक एक बात खोलते हुए जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद पुलिस के कलेजे तक हिल सा जाते हैं। असल में रमेश और राजन और साथ में हनी एक ही गांव के रहने वाले होते हैं। तीनों इतने करीबी दोस्त होते हैं कि तीनों जहां भी जाते साथ जाते हैं और साथ इनका एक दूसरे के घर आना जाना भी होता है। रमेश और राजन के जो पिता होते हैं एक बड़े ही रईस होते हैं। उनके काफ़ी शहर वाले मकान होते हैं और उनके अपने पिता जो होते हैं तौर तरीके से नौकरी पेशे व्यक्ति भी होते हैं और उन्हीं की बदौलत रमेश और राजन जो होते हैं मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन जो होता है इधर गांव के होने के नाते एक ही स्कूल में पढ़ने के नाते रमेश और राजन साथ में हनी के बीच गहरी दोस्ती होती है। लेकिन जब इधर 15 साल और साथ में 14 साल और 12 साल की तीनों को उम्र होती है तो उसी बीच इनकी जो दोस्ती होती है इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों अपने ही पास के एक कॉलेज होता है उसी कॉलेज में जाकर अब दाखिला करवा लेते हैं। तौर तरीके से तीनों पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन उसी कॉलेज की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की होती है हिना।
काफ़ी चंचल भी होती है, लेकिन जैसे वह कॉलेज में जाकर दाखिला लेती है उसी बीच इधर तीनों की जो नज़र होता है इधर जाकर हिना पर पड़ता है। जान पहचान बढ़ाती हैं, बढ़ाने के बाद दोस्ती बना लेते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर अपने ही ग्रुप में हिना को शामिल कर लेते हैं। लेकिन उसी ग्रुप में सबसे अगर देखा जाए यंग और नौजवान होता है तो वह होता है हनी होता है। इसीलिए जल्द जल्द हनी के जो करीब होती है हिना आ जाती है और हनी जो होता है हिना को अपने करीब पाता है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। दोनों साथ घूमना फिरना भी चालू कर देते हैं, यहाँ तक कि दोनों जो होते हैं साथ शादी करने का फैसला तक ले बैठते हैं। लेकिन ग्रुप में होने के नाते हिना जो होती किसी से बात करने में हिचकिचाती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो होता है इधर रमेश के मन में भी हिना घर कर लेती है, खूबसूरती समा जाती है और रमेश धीरे धीरे हिना को चाहना शुरू कर देता है। क्योंकि रमेश जो होता है एक बड़े घर का बेटा होता है, बिगड़ेला किस्म का होता है और पैसों की वजह से हिना को अपने कब्जे में जल्द जल्द कर लेता है। और एक दिन जाकर समय के हिसाब से बढ़े हुई अवस्था को देखते हुए इधर रमेश जो होता है जब हिना को खूबसूरती का और तेज तर्रा देखता है तो जल्द जल्द अपने कब्जे में पाने के लिए पैसों की जमावड़ा हिना के सामने लगा देता है। क्योंकि हनी जो होता है इतनी बस की बात नहीं होता कि हनी पैसों का जमावड़ा अब हिना के सामने लगा सके। और रमेश जब पैसों का जमावड़ा खुद जो होता है हिना के सामने लगाता तो हिना जो होती है धीरे धीरे रमेश की तरफ अब झुकाव मारना शुरू कर देती है और रमेश से ही मिलना जुलना जारी कर देती है और इधर खुद हनी से मिलना जुलना कम कर देती है। लेकिन हनी भी अभी इस चीज़ की जानकारी से काफ़ी अनजान होता है। लेकिन इतनी करीबी हिना जाकर रमेश से अब बना लेती है। बनाने की वजह से घूमना फिरना और साथ में दोनों के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, यहाँ तक शादी तक के फैसले ले लेते हैं और दोनों प्रेमी प्रेमिका के तहत अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी जीते जीते सालों का वक्त बीत जाता है, लेकिन हिना के बारे में कभी जो होता है इधर हनी को पता नहीं चल पाता कि हिना का जो होता है हमारे अलावा रमेश के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन जब कुछ मन मुटाव इधर जो होता है हिना और साथ में हनी के बीच होने लग जाता है, हनी को शंका होने लग जाता है कि बस करो, अब हमारे बीच लग रहा है दो ग्रुप बन चुका है। क्योंकि अगर कहीं भी जाना होता तो रमेश और साथ में राजन और हिना तीनों एक साथ जाते हैं और इसकी खबर जो होता कभी भी हनी को नहीं लग पाता। हनी समझ जाता है कि अब जो होता है हिना हमसे नाता तोड़ चुकी है। लेकिन अब काफ़ी दिनों तक उदास रहना शुरू कर देता है। तभी घटना से मात्र जो होता है कुछ महीने पहले हनी अपने मोबाइल से हिना के पास फ़ोन करता कहने लग जाता है कि ना आज हम तुम्हारे साथ एक फ़िल्म देखना चाहते हैं। हिना यह बात सुनती कहने लग जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और उसी वक्त जो होता है एक एक बात अपनी मन की इधर खुद हनी रख देता है और राजन के बारे में और साथ में रमेश के बारे में सच्चाई खोल देता है। हिना कह देती है क्या हुआ अगर हमें तुमसे नहीं मन हुआ तो क्या हुआ अगर हमारी करीबी रमेश से बन गया। काफ़ी समझाता बुझाता अपने तौर तरीके से, लेकिन हिना जो होती है अपनी बात पे अड़ी रहती है। हनी कह देता है हमें तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं है, बस यह हम चाहते हैं कि जब भी हम तुम्हें बुलाए तो हमारे पास चले आओ। हमारा यही मकसद और ख्वाहिश है कि तुम हमारे साथ फिल्म देखने चलो। हिना समझ जाती है कि अब तो लग रहा हमें मजबूरी में फंसना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसके बातों में नहीं आते हैं तो हमारे प्रेम प्रसंग के जो चर्चे हैं पूरे गांव के तहत हमारे अब्बू तक पहुंच जाएगा, हमारे पिता तक पहुंच जाएगा। हिना को जैसे एहसास होता है कहने लग जाती है कि ठीक है, इसके बाद दोबारा हम जो होता है बिना अपने मर्जी के तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उस दिन जब बात मानती है, बात मानने के बाद हनी जो होता है हिना को अपने साथ ले जाता, फिल्म दिखाता। लेकिन उसी दिन से रोज़ हनी जब फ़ोन करता तब बिना देरी के हिना जो होती है उसके साथ घूमने फिरने चली जाती है। हिना की मजबूरी इधर जो होता खुद बन जाता है और हिना जो होती है उलझ सी जाती है, समझ जाती है कि अगर कभी भी हम जो हनी की बात नहीं मानेंगे तो हमारे पिता को जाकर एक एक बात खोल देगा। लेकिन कब तक यह शांति रहती, एक दिन होना ही था। तभी राजन और रमेश सोचने पर एकदम विवश हो जाते हैं कि आखिर जो होती है यह हिना हमसे दूरी क्यों बना रही है, क्या कारण है। समझ जाते हैं इसका कारण बस वही है हनी। अब हनी को इधर हिना चाहने लगी है। लेकिन तभी एक दिन खुद
रमेश हिना से पूछ बैठता है ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ। तो हिना जब जान जाती है कि अब हमारे लिए खतरे की घंटी बजने वाली है तो अपनी एक एक बात कहने लग जाते, क्या करें, हमारी मजबूरी है, अगर उसके साथ हम घूमने फिरने नहीं जाएंगे, मन मुताबिक नहीं टहलेंगे तो हमारे पिता को जाकर एक एक बात बता देगा। यह बात सुनते हैं रमेश और राजन दोनों भन्ना से जाते। भन्नाने के बाद रमेश और राजन दोनों खुद हनी के पास आते हैं, वहीं धमका धमका कर समझा बुझा कर वापस चले जाते हैं। फिर भी जो होता है कुछ देर बाद इधर दोबारा हनी हिना के पास फ़ोन करता है। 2 मिनट बात करती फिर बात काट देती है। अब हर बार इधर हिना जैसे ही हनी का फ़ोन आता फ़ोन को इग्नोर कर देती। अब इधर हनी समझ जाता है कि अब हमारी बातों में आने वाली नहीं है। और तभी ठीक है 7 जुलाई साल 2017 का ही जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसी वक्त इधर खुद हनी हिना के पास फ़ोन करता है, कहने लग जाता है कि चलो हमारे साथ कहीं मौज किया जाए। हिना कह देती कतई नहीं जाएंगे और फ़ोन गुस्से में काट देती है। हनी समझ जाता है अब हमें करना क्या है। उसी वक्त हिना के घर पहुंच जाता है, एक एक बात पूरे घर वालों को बता देता है। लेकिन हिना के परिवार वालों के सामने सच्चाई पहुंचती है तो वह सुनकर अपनी बेटी के बारे में ऐसी कड़वी सच्चाई सह नहीं पाते और वहीं पर अपनी बेटी को बुलाते हैं, काफ़ी डांट डपाट लगाते हैं। लेकिन इस बात की जो जिज्ञासा होती है, लेकिन इस बात की जो कड़वी होती है, यह कड़वी जाकर हिना के दिल पर ठेस पहुंचा जाती है। और उसी वक्त जो होता है एक एक बात जाकर राजन और रमेश को बता देती है। लेकिन रमेश और राजन जैसी खबर पाते उसी समय एक खतरनाक फैसला लेते, कहने लग जाते हैं कि आज के बाद तुम्हारे कानों में कभी भी उसकी एक एक बात की आवाज़ नहीं पहुंचेगी, बल्कि उसकी चीखें पहुंचेंगी। यह बात जैसे ही हिना सुनती समझ जाती है कि आगे होगा क्या। लेकिन जैसे ही अब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में बिना हिना के जानकारी के राजन और रमेश जो होते हैं एक ऐसा प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत उन्हें पहले ही पता होता है कि इधर कब अपने पुराने हवेली चारा डालने के लिए जाता है। तभी ठीक 9 जुलाई साल 2017 का ही अब जैसे ही रात का 8 बजे का टाइम होता है उसी वक्त रास्ते में जाते हुए हनी को रमेश और राजन दोनों देख लेते हैं। और जब देख लेते हैं तो देखते ही उसके करीब जाते हैं। पहले रमेश जो होता है अपना दोनों हाथ जोड़ लेता है, वही माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, कहने लग जाता है कि दोस्त हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपने दोस्त के इस प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें हिना से बात करना है तो हमारा मोबाइल लो, हम फ़ोन कॉल करते हैं। और उसी वक्त खुद रमेश अपना मोबाइल निकालता है और हिना को दिया हुआ गिफ्ट किया हुआ मोबाइल पर खुद जो होता है इधर अपने ही द्वारा रमेश फ़ोन करता है और हिना वहीं तुरंत ही बात करना अब इधर हिना हनी से शुरू कर देती है। और बात करते करते कुछ मिनट बीत जाता है। तभी अपने बातों में दोनों उलझा लेते हैं, उलझाते हुए लेकर खेत की तरफ बढ़ जाते हैं, बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। लेकिन इधर हनी हिना से अपनी बातों में मशहूर होता है। रमेश जो होता है अपने हाथ में लिया हुआ वही गेहूं काटने वाला एक हथियार होता है, उसी को उठाता है, जिस कान पे लगाकर फ़ोन पर हिना से बात कर रहा होता है हनी उसी कान को उसी हथियार से अलग कर देता है और वहीं ज़मीन पकड़ लेता है। फिर उसी हथियार से कई बार हनी के ऊपर दोनों मिलकर एक के बाद वार करते हैं, जिसकी वजह से उसके गर्दन पे काफ़ी गहरे घाव बन जाते हैं। वहीं काफ़ी सारे ज़मीन पर ब्लड बह जाते हैं और वहीं हमेशा हमेशा के लिए मौत के नींद में हनी सो जाता है। दोनों हनी के बॉडी को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद वहाँ से ज़मीन का सहारा लेते हुए नहर की तरफ बढ़ जाते हैं। सुनसान रास्ता देखते हैं, देखने के बाद उसी नहर में हनी के बॉडी को डंप कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई राजन और रमेश लाते हैं तो पुलिस की जो टीम होती है वो एकदम सन्न से रह जाती है। लेकिन एक टीम इधर खुद जो होता है हिना से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जैसे ही हिना से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो हिना वहीं अपने घर बेहोश हो जाती है। लेकिन हिना को पुलिस की टीम अस्पताल में भर्ती करवा देती है और होशताछ जबाता पूछताछ शुरू किया जाता है। लेकिन पुलिस के सामने हिना जो होती है पूरी तरह से निर्दोष होती है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो होता है हिना को इस बात को पहले से ही पता नहीं होता है।
इसीलिए पुलिस जो होती है हिना को तुरंत घर वापस भेज देती है। अब इधर पुलिस रमेश और राजन को अपने कस्टडी में लेकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और पेश करने के बाद रमेश और राजन के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।